हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग संविधान का निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमारा जो ऑलरेडी जो संविधान निर्माण बनने की जो पृष्ठभूमि है उसका वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, हमारे चैनल पर जाइए और उसको जरूर देखिए। उसके बाद कैबिनेट मिशन भी आप देखिए जो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग ये पढ़ चुके थे दोस्तों कि संविधान सभा का गठन भी हो चुका है, ये भी हमारा वीडियो प्लेलिस्ट में है। अब वो संविधान सभा क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। और ये ऐसा एरिया है दोस्तों जहां से एक दो क्वेश्चन आपको किसी भी परीक्षा में बैठोगे आपको कंफर्म देखने को मिलेगा, चाहे वो बीपीएससी का बैठो, चाहे दरोगा का बैठो, चाहे बिहार एसएससी का बैठो, चाहे कोई भी एग्जाम हो एसएससी का। ठीक है, तो काफी अच्छा से वीडियो को वॉच कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, आपको यहां जाने से पहले थोड़ा सा फैक्ट को समझते हैं कि विश्व में सबसे पहला संविधान किस देश में बना दोस्तों? तो विश्व में पहला जो है लिखित संविधान, विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बना। ठीक है, अगर पूछेगा कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है, तो याद रखिएगा अपना देश भारत। तो बात याद रखिएगा कि विश्व में सबसे पहला जो लिखित संविधान बना, याद रखिएगा अमेरिका में बना। और विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश में है, तो याद रखिएगा भारत का हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए आगे जो है संविधान सभा का, यानी संविधान सभा नहीं, संविधान का प्रारूप, यानी कि हमारा संविधान का ड्राफ्ट करने का, चूंकि आपको पता है दोस्तों लगभग 65 देशों के संविधान का अध्ययन करके तब हमारे देश का संविधान बना था। तो 65 देशों के संविधान को पढ़कर बी.एन. राव, याद रखिएगा बी.एन. राव का फुल फॉर्म होता है बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि बी.एन. राव ने क्या किया कि संविधान का प्रारूप बनाया। आप सोच सकते हो दोस्तों कि 65 देशों के संविधान को इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके उस सबसे अच्छी अच्छी बातों को निकालकर एक प्रारूप बनाया। तो संविधान का प्रारूप या ड्राफ्ट का काम किसने किया दोस्तों? बी.एन. रॉय ने। और बी.एन. रॉय जो है, ये इनको बेनेगल नरसिम्हा राव भी कहते हैं, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने सिर्फ भारत का ही संविधान का निर्माण नहीं किया, इन्होंने म्यांमार, जिसको आज जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता है, उस देश का भी इन्होंने संविधान बनाने का काम किया। बहुत विद्वान आदमी रहे और भारतीय रहे, हमें इन पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा कि मुख्य प्रारूपकार कौन थे, मतलब चीफ, तो याद रखिएगा मुख्य प्रारूपकार कौन थे दोस्तों? एल.एन. मुखर्जी, यानी कि संविधान का प्रारूप बी.एन. रॉय। और अगर पूछे कि संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, तो क्या मारिएगा? एल.एन. मुखर्जी। दोस्तों, जितना भी फैक्ट बन सकता है संविधान का निर्माण को लेकर, सबको इकट्ठा एक जगह लाने का प्रयास किए। अगर अच्छा कंटेंट लगेगा दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर पूछेगा कि संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 महिला सदस्य थी। याद रखिएगा टोटल जो हम लोग पढ़े हैं कि संविधान सभा में टोटल 389 मेंबर थी, उसमें से कितनी महिला थी? 15। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के सचिव कौन थे, तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो एच.बी.आर. अयंगर। कौन थे? एच.बी.आर. अयंगर। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम अय्याद रसूल। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि देसी रियासत से एकमात्र महिला सदस्य गई थी एनी मसेकर। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको बताया था कि संविधान सभा में 3 जगह से, याद रखिएगा, एक तो हो गया ब्रिटिश प्रांत, एक हो गया देसी रियासत, और एक हो गया कमिश्नरी। यानी कि इन्हीं मतलब से ब्रिटिश प्रांत से 292 संविधान सभा में थे, 93 देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी से। तो देसी रियासत से एकमात्र महिला गई थी चुनकर संविधान सभा में। याद रखिएगा उनका नाम क्या था? चुनकर नहीं, मनोनीत होकर। उनका नाम क्या है? एनी मसेकर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। देसी रियासत से एकमात्र महिला सदस्य कौन गई? एनी मसेकर।
संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए, यानी कि 12 बार संविधान सभा की बैठक हुई और 12वीं बैठक में हमने संविधान को क्या कर दिया, इस पे सिग्नेचर हुआ। आगे हम लोग जानेंगे। तो संविधान सभा बनने के लिए, संविधान की बनने के लिए संविधान सभा कुल कितने बैठक के अधिवेशन हुए, तो याद रखिएगा 12। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो याद रखिएगा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN रॉय थे। कौन थे, BN रॉय। काफी इंपॉर्टेंट है ये सब फैक्ट, याद रखिएगा, ये सब दिमाग में रखिएगा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN रॉय। यानी कि संविधान को लेकर कुछ भी सलाह मशवरा करना होता था तो किससे संविधान सभा के सदस्य सलाह लेते थे, तो BN रॉय। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ दिए गए हैं कि BN रॉय का फुल फॉर्म क्या है, तो बेनेगल नरसिंह राव। इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक या अधिवेशन कब हुआ, ये डायरेक्ट डेट पूछे जाते हैं दोस्तों, और ये BPSC में क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा 67 में, कि संविधान सभा की बैठक कब हुई, डेट के साथ याद रखिएगा। पहली बैठक या प्रथम अधिवेशन तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के थे। याद रखिएगा, ये कहां के थे, बिहार के थे। तो याद रखिएगा, अपना बिहार हर एक जगह अपना जलवा बिखेरता है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रथम जो बैठक या अधिवेशन 9 दिसंबर 1946, और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने या अस्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं दोस्तों कि संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। तो आपको एक बात बताते हैं कि संविधान सभा में जो बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की परंपरा फ्रांस में थी। तो JB कृपलानी जो रहे, याद रखिएगा, फ्रांस से। और JB कृपलानी, क्या नाम है इनका, JB कृपलानी, जो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रांस में यह सिस्टम थी कि जो भी बुजुर्ग सदस्य होंगे उसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो यह प्रथा को उन्होंने फ्रांस से लिया, किसने, JB कृपलानी ने। और इस व्यवस्था के तहत ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि बुजुर्ग सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष बनाने की परंपरा को कहां से लिया गया है, फ्रांस से। और किसके सिफारिश पर ऐसा किया गया है, तो JB कृपलानी, याद रखिएगा। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कहां हुई थी, तो दिल्ली में। और संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों, तो 207 सदस्य। यानी टोटल 389 मेंबर में से कितने सदस्य भाग लिए थे, तो 207 सदस्य भाग लिए थे। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये तो काफी बुजुर्ग व्यक्ति रहे। तो कभी कभी क्या होता था, डॉक्टर इनको ज्यादा काम करने का सलाह नहीं दिया था कि अब ज्यादा आप जो है थोड़ा बीमार भी रहते थे। तो अगर पूछेगा कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको मदद करने के लिए प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, फ्रैंक एंथोनी। इनको सहायता करने के लिए बनाया गया कि आप जब ये थोड़ा आराम करेंगे तो आप जाकर उनका कुछ मदद कीजिएगा, उनकी जगह पे आप उनका काम कीजिएगा। तो प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, फ्रैंक एंथोनी। काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष ये तो हो गए अस्थायी थे, ठीक है। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे और ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। लेकिन जो प्रथम उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा HC मुखर्जी। और उसके बाद इनका भी कार्यकाल खत्म हुआ। तो याद रखिएगा, दूसरा जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने उनका नाम है BT कृष्णमाचारी। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बने थे, एक बने थे HC मुखर्जी और एक बने थे, दूसरे कौन थे, BT कृष्णमाचारी। ये सभी परीक्षाओं के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा में SC मतलब क्या हो गया, शेड्यूल कास्ट। तो संविधान सभा में SC से कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति से, यानी टोटल 389 में अनुसूचित जाति से थे 26, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, तो अनुसूचित जनजाति से कितने थे दोस्तों, 33। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक या अधिवेशन कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। हमने यहां पढ़ा
कि अस्थायी अध्यक्ष यानी कुछ दिन के लिए बने थे सचिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक या अधिवेशन होती है और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो यह भी परीक्षाओं में प्रश्न आपका आया हुआ है, याद रखिएगा। और संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे, स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर पूछे कि संविधान सभा के लिए प्रथम वक्ता यानी प्रथम स्पीकर कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सब याद रखिएगा, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है संविधान बनने की प्रक्रिया के तहत, आपको याद करना ही होगा। और संविधान सभा में जो टोटल 389 मेंबर थे, तो सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आए थे, तो संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत मतलब हो गया यूपी, यूपी को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। और संविधान निर्माण हेतु 11 अधिवेशन हुए। दोस्तों आपको एक बात यहां पे क्लियर कर लीजिएगा, संविधान सभा में कुल संविधान बनने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, 12, जिसमें से 11 अधिवेशन संविधान को निर्माण करने के लिए बने थे। याद रखिएगा, संविधान को निर्माण करने के लिए कितने अधिवेशन बने थे, 11, और आखिरी 11वीं जो अधिवेशन था 11वीं जो अधिवेशन था दोस्तों, यह हुआ था 26 नवंबर 1949। यानी कि संविधान सभा की 11वीं अधिवेशन 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी, और इसी दिन संविधान को निर्माण करने का सारा प्रक्रिया पूरा कर लिया गया था। और जो 12वीं अधिवेशन हुई थी संविधान सभा की, वो थी 24 जनवरी 1950 को, और उस दिन संविधान निर्माण करने के लिए वो बैठक अधिवेशन नहीं हुआ था, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए हुआ था दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि संविधान सभा की 11वीं अधिवेशन कब हुआ था, तो क्या मारिएगा, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन संविधान को क्या कर लिया गया था, संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। तो इस चीज को याद रखिएगा। और जो 12वीं अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, वो संविधान निर्माण करने के लिए नहीं हुआ था, संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए हुआ था। यानी जितने भी संविधान सभा के मेंबर थे उस पर हस्ताक्षर किए। तो ये सब टेक्निकल बातों को याद रखिएगा, बहुत काम का चीज है। अगर पूछेगा ये सब बिल्कुल जो है, देखिए दोस्तों, तो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हम लोग पढ़ चुके थे, 11 दिसंबर 1946 को हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर दिया गया, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया। अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने, बीटी कृष्णाचारी। ठीक है, अब संविधान सभा की आपकी तीसरी बैठक हुई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की तीसरी बैठक या अधिवेशन हुई, याद रखिएगा कब हुआ, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई कब हुई, 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के सामने। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, कि उद्देश्य प्रस्ताव यह है कि हमारा जो संविधान है उसका क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये प्रपोजल उन्होंने पेश किया। और याद रखिएगा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे प्रस्तावना या प्रियम्बल का क्या बना, आधार बना। इसीलिए हम लोग प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। और संविधान सभा ने इसको ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लिया, संविधान सभा ने इनके उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़ा, और पढ़ने के बाद समझ बूझकर इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। तो यह भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बीपीएससी ऑडिटर में क्या क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा की कौन से बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था, तो गिन लीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा बैठक। तो तीसरा बैठक में, तो आप इसका सभी डायमेंशन से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि बस मुड़ी गाड़े और रट्टा मार के याद करना शुरू कर दिए, नहीं, क्वेश्चन को समझो। पैटर्न को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक जानकारी रहते हुए भी आप गलत मार के आओगे भाई साहब। चलिए, और चतुर्थ बैठक हुआ या अधिवेशन हुआ 22 जुलाई 1947, काफी इंपॉर्टेंट है। और इस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकार किया। यानी जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसको स्वीकार कब किया संविधान सभा ने, 22 जुलाई 1947। ये तो तय हो गया था कि हम आजादी की ओर जा रहे हैं और हमारा भी एक अपना जो है एक स्वतंत्र देश का एक स्वतंत्र झंडा होना चाहिए। तो अपना इन्होंने झंडा स्वीकार कर लिया। और जो झंडा भारत सरकार ने मतलब संविधान सभा ने स्वीकार किया था दोस्तों, इसका डिजाइन किसने बनाया था, पिंगली बंकैया ने। और ये परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, याद रखिएगा। और ये जो थे दोस्त, यानी कि इन्होंने जो डिजाइन किया था इसमें क्या था, लाल था, हरा था और व्हाइट,
यानी कि इनका जो झंडा था पिंगली वेंकैया साहब का, इनका झंडा का रंग कैसा था? तो याद रखिएगा रेड, ग्रीन और व्हाइट, और बीच में चरखा था। एक आपको बता दें कि 1921 ईस्वी में, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, कि क्या हुआ कि 1921 में क्या हुआ कि ये फैसला लिया गया कि भारत का जो झंडा होगा वो अपना एक स्वतंत्र झंडा होगा। स्वतंत्र देश में एक स्वतंत्र झंडा होता है, राष्ट्रीय झंडा। तो याद रखिएगा ये जो है रेड, ग्रीन और व्हाइट रंग का था और बीच में चरखा। तो इसका जो था रेड, ग्रीन और व्हाइट क्या था आपका झंडा था इनका, जो पिंगली वेंकैया ने बनाया था, और बीच में चरखा था। गांधी जी को इनका डिजाइन काफी पसंद आया था। तो याद रखिएगा बाद में क्या हुआ कि बाद में चरखा की जगह पर क्या कर दिया गया, चक्र कर दिया गया, और व्हाइट याद रखिएगा रेड है, ग्रीन है और व्हाइट है। ये कलर को आपको याद रख लेना है थोड़ा सा। देखिए तो पहले क्या था, जो पिंगली वेंकैया साहब का जो झंडा था वो रेड था, ग्रीन था और व्हाइट था, चरखा था। बाद में क्या किया संविधान सभा ने, क्या किया कि व्हाइट के जगह पर केसरिया ला दिया और चरखा के जगह पर क्या बन गया, चक्र। तो यहां पे आप है ना, तो याद रखिएगा रेड, ग्रीन और सफेद था, यानी कि पिंगली वेंकैया साहब ने ये रंग दिया था, याद रखिएगा। बाद में इसको संशोधन करके दोस्त याद रखिएगा कि रेड के जगह पर क्या कर दिया गया, केसरिया ला दिया गया, और जो है चरखा के जगह पर चक्र ला दिया गया। अब ये जो है हंसा मेहता ने क्या किया दोस्तों, ये भी काफी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ठीक है कि राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन आपका बना दिया पिंगली वेंकैया साहब, लेकिन इस झंडे को संविधान सभा के सामने पेश किसने किया? तो यह भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ जाता है, हंसा मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये डेट तो सर आप भूलिएगा मत, यानी कि जिस संविधान का प्रारूप BN राव ने बनाया और मुख्य प्रारूप LN मुखर्जी ने, ये मुख्य प्रारूपकार थे, इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाकर अंबेडकर साहब को दे दिया गया कि आप जो है इससे आप संविधान बनाइए। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के सामने सत्यनारायण सिन्हा ने प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा। यानी कि जिस संविधान के प्रारूप को BN राव ने बनाया था, उस संविधान के प्रारूप पर संविधान बनने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया जाए, ऐसा प्रस्ताव किसने रखा दोस्तों? तो सत्यनारायण सिन्हा। और उसके बाद प्रारूप समिति बन गया 29 अगस्त 1947। ये डेट तो एकदम घोर कर पीने वाला डेट है, ठीक है। और इस प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो कितना मारिएगा, 6, क्योंकि अध्यक्ष मिलाकर प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य कौन थे? अगर पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो BR अम्बेडकर, फेमस आदमी, ठीक है। N गोपाल स्वामी अयंगर ये दूसरे सदस्य रहे, K मुंशी तीसरे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 5वें सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और छठे थे BL मित्र। फिर क्या हुआ कि BL मित्र को हटा दिया गया और फिर उनके जगह पर N माधव राव बन गए संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और DP खेतान का कुछ दिन के बाद मृत्यु हो जाती है, तो इनके अचानक मृत्यु के बाद T कृष्णचारी को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। क्वेश्चन ये सब आते हैं कि BL मित्र के जगह पर प्रारूप समिति का सदस्य किसे बनाया गया? तो N माधवराव। और DP खेतान के कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो T कृष्णचारी बनते हैं प्रारूप समिति के सदस्य, याद रखिएगा। और प्रारूप समिति ने क्या किया दोस्तों कि पूरे प्रारूप का अच्छा से अध्ययन करके एक मोटा मोटी व्यू, यानी कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो लगभग जो प्रारूप समिति ने तय किया कि 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां ऐसे करके उन्होंने प्रारूप से संविधान बनाकर प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने प्रारूप को रखा। तो यह भी डेट आपको पूछता है कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने प्रारूप को कब रखा? तो 21 फरवरी 1948। लेकिन अब डायरेक्ट इस प्रारूप को संविधान का रूप नहीं दे दिया गया, ठीक है। संविधान सभा ने बोला कि ये जो आप ड्राफ्ट है आपका, जो संविधान बनेगा, जिस पर जो यही आगे चलकर हमारा संविधान बन जाएगा, तो इस पर बहस हुए, इंपॉर्टेंट है। तो प्रारूप समिति पर कितना बहस हुआ? 3। तो प्रथम जो वाचन मतलब बहस,
कि क्या इसमें रखा जाए और क्या निकाला जाए, ये बातें हुई। तो याद रखिएगा प्रथम वाचन जो चला 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, यानी कि इस दिन 4 नवंबर से लेकर 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक मतलब जो प्रारूप था, प्रारूप समिति के द्वारा उस पर बहस चला। ठीक है, दूसरा वाचन, ये सभी याद रखिएगा, पूछता है कि कौन सा वाचन, प्रथम वाचन कब से कब चला, ये सब। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। दोस्तों 3 वाचन हुए थे प्रारूप समिति के प्रारूप पर, और सबसे लंबा, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा बहस या सबसे लंबा वाचन कौन था? तो दूसरा। सबसे लंबा वाचन कौन था? तो याद रखिएगा दूसरा। और याद रखिएगा, और उसके बाद यह तीसरा जो वाचन चला, याद रखिएगा 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। याद रखिए दोस्तों, एक चीज आपको बता देते हैं कि जो आपका दूसरा वाचन चला था उसमें 7वां से लेकर 10वां तक अधिवेशन चला था, यानी कि जो आपका ये वाला दूसरा था, इसमें 7, 8, 9, 10 3 अधिवेशन इसी में हो गए थे। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? तो याद रखिएगा 16 मई 1949। और संविधान सभा की 11वीं बैठक हुई 26 नवंबर 1949। आपको बताया था कि संविधान सभा में संविधान सभा का कुल 12 अधिवेशन या बैठक हुआ। तो 11वां जो अधिवेशन था दोस्तों, ये संविधान के निर्माण को लेकर ये आखिरी था, और जो 12वां बैठक हुआ था वो संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए हुआ था। तो 11वां अधिवेशन कब हो रहा है? 26 नवंबर 1949। और संविधान सभा ने संविधान को क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कब किया? तो क्या मारिएगा? 26 नवंबर 1949। याद रखिएगा, या पूछेगा आपसे कि संविधान सभा का 11वां अधिवेशन या बैठक कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949। ठीक है, यानी कि जो प्रारूप समिति ने पेश किया था, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति ने जो अध्यक्ष थे, उन्होंने जो प्रारूप बनाया, उस प्रारूप का क्या नाम था? द कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। ये जो प्रारूप था इसी पर बहस हुआ था, और यही संविधान आगे चलकर इसी शीर्षक से संविधान बना, यानी कि यही शीर्षक से उन्होंने प्रारूप को पेश किया था और यही आगे चलकर संविधान बन गया। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। आपसे पूछ सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रारूप पेश किया था उसका नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। ये जो प्रारूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पेश किया था उसका नाम क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास्ड। ये भी आ सकता है दोस्तों कि यानी संविधान को तो अंगीकार कर लिया गया 26 नवंबर 1949 11वीं अधिवेशन या बैठक में, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि संविधान को संविधान सभा ने कब आंशिक रूप से लागू किया? तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। और इसमें सिर्फ 16 अनुच्छेद ही जोड़े गए थे, यानी जब संविधान को अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो याद रखिएगा उसमें कब कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद, याद रखिएगा। और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 394 यानी 394 में है कि जो है जिस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था उस दिन अनुच्छेद 394 में ये वर्णन है कि उसमें 16 अनुच्छेद थे। तो ये भी परीक्षाओं में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। और 24 जनवरी 1950 ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी दोस्तों, यानी कि ये 12वीं बैठक थी या अधिवेशन थी, यानी कि इस दिन सिर्फ हस्ताक्षर करना था। और एक चीज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रख लेना, अगर पूछेगा कि संविधान पर पहला हस्ताक्षर किसने किया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबसे अंतिम हस्ताक्षर कौन किए थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी आप याद रखिएगा।
और 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया, लागू। तो आपको पूछे कि संविधान को कब अंगीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो 26 नवंबर 1949। और संविधान को कब लागू कर दिया गया, यानी हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान को कब लागू कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको 26 जनवरी के दिन को ही क्यों इसको संविधान को लागू किया गया, यह भी बीपीएससी का प्रश्न है या बहुत सारी परीक्षाओं में। आपको पता है दोस्तों कि भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और उस दिन ये कांग्रेस ने ये घोषणा किया कि जब भी हम आजाद होंगे तो हम जो अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। लेकिन हम तो आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हम 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि वो बातों को जो उन्होंने रखा था उसकी गरिमा को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, लेकिन हम तो आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन जो बातें कही गई थी 26 जनवरी को हम मनाएंगे, यानी कि 1930 में ऐसा कहा गया था, तो उसकी गरिमा को मेंटेन करने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया कि चलो कि स्वतंत्रता दिवस न सही, कम से कम इस दिन को हम संविधान को लागू कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, ये बात याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 393 या 393 में क्या है, तो हमारा संविधान का शीर्षक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। ठीक है, तो अगर पूछे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान शीर्षक का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 393। अब कुछ फैक्ट आपको याद रखिएगा, ये बीपीएससी में तुरंत अभी 68 के पेपर में पूछा था कि संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा टोटल। ये एसएससी का क्वेश्चन है कि संविधान बनने में कुल कितना खर्च हुआ, 64 लाख। प्रारूप पर विचार, यानी कि जो प्रारूप समिति जो था उसको प्रारूप पर कितने जो 3 वाचन हुआ ना टोटल मिलाकर, तो प्रारूप पर विचार कितना दिन चला, 114 दिन। यानी जिस प्रारूप समिति ने जो प्रारूप संविधान सभा के सामने पेश किया था उस पर टोटल बहस, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन हम लोग पढ़े थे, तो कुल कितना दिन विचार हुआ, 114 दिन। संविधान सभा का प्रतीक मुहर क्या था, हाथी था। ये भी परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब यह बात हुआ कि भैया संविधान तो लिखा गया, लेकिन संविधान तो बन गया, लेकिन उसकी बातों को इकट्ठा एक जगह लिखने का जिम्मेवारी किसको दिया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने बहुत अध्ययन किया कि भाई किसको लिखने की जिम्मेवारी दिया जाए जिसका राइटिंग, हैंड राइटिंग काफी अच्छा हो। तो एक व्यक्ति मिले, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, और ये सुलेखक बने, कैलियोग्राफर। सुलेखक उसको कहते हैं जो अच्छा लिखता है। तो प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने इसको अंग्रेजी में लिखा, याद रखिएगा। और इन्होंने नेहरू जी के सामने एक शर्त रख दिया कि ठीक है कि हम संविधान लिखेंगे, लेकिन आपको एक चीज मेरा बात को मानना पड़ेगा। नेहरू जी भी वो चक्के लगे भाई क्या मांगेगा, तो उन्होंने बोला कि संविधान के प्रथम पेज और आखिरी पेज पर मेरा नाम होगा। तो याद रख लेना, प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, अंग्रेजी में लिखे ये। और हिंदी में सुलेखन करने का काम किसको दिया गया, यानी संविधान को लिखने का काम दिया गया बसंत कुमार बैद को। और पेजों का जो सजावट आप देखते हो, जैसे हर एक पेज के बगल में यहाँ पर सजावट करने का, यानी पेज है ये और पेजों पर संविधान सभा के इधर सजावट करने का काम किसने किया, तो याद रखिएगा नंदलाल बोस और मनोहर सिन्हा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ संविधान सभा का कुछ बुराइयां भी है, कुछ आलोचना भी होते हैं, और आलोचना करने वाले लोग जो है विदेशी ही होंगे, क्योंकि उनको पक्ष ही नहीं रहा था कि भारत के लोग संविधान को बना लेंगे। लेकिन साहब आप देखो, हमारा दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, यानी भारतीयों ने वो कर दिखाया जो अंग्रेज कभी सोचते ही नहीं थे। एकदम जबरदस्त मिसाल पेश कर दिया। ठीक है, आज हम जिस संविधान का मतलब क्या हो, आप समझो, संविधान का मतलब होता है देश का सर्वोच्च कानून, जिसको सभी को उस कानून को पालन करना जरूरी है।
यानी देश का शासन प्रशासन इसी संविधान के तहत चलता है। दोस्तों, आज हम जो भारत में अनेकता में एकता का जो खासियत आप देखते हो, ये संविधान की देन है कि सभी जाति धर्मों को एक जोड़ कर रखा है। तो सैल्यूट करना चाहिए हमें संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने संविधान को बनाया है। लेकिन बुराई करने वाले तो बुराई करेंगे ही। तो कुछ बुराई आलोचक के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसको याद रख लेना है कि संविधान सभा को दलीय निकाय किसने कहा? संविधान सभा को दलीय निकाय कौन कहा? तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। इनका मानना था सर कि जो संविधान सभा है, आपको पता है कि संविधान सभा में जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ था, उसमें से 208 कांग्रेस के सदस्य थे, यानी कांग्रेस पार्टी का। तो इनका मानना था चर्चिल साहब का कि भैया इस पर तो दल के यानी कि दलीय निकाय है, यानी कांग्रेस दल के लोग ज्यादा हैं, यानी इन्हीं की बातों पर रखा गया होगा संविधान में। तो संविधान सभा को दलीय निकाय किसने कहा दोस्तों? तो याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने कहा था, इसको भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, दुल्हन गायब है। ये किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये क्यों कहा था? क्योंकि आपको पता है कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने इसको क्या कर दिया था? नजरअंदाज कर दिया था। तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ था। तो संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, ये विंस्टन चर्चिल कहते। क्योंकि संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने इसका क्या किया था? आलोचना किया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे आप इसको आगे जो है एक और आपको बता दे कि अंबेडकर साहब हमारे संविधान के जनक भी हैं और जननी भी, मतलब माता भी हैं और पिता भी। क्यों? क्योंकि वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और उन्हीं के द्वारा बनाए गए प्रारूप पर क्या बना? फाइनली आपका संविधान बना। तो अंबेडकर साहब को जनक, संविधान का जनक, अंबेडकर साहब को संविधान का जनक या जननी यानी माता या पिता किसने कहा? तो के.भी. राव ने कहा। के.भी. राव ने कहा, यानी कि इनकी मतलब अतुलनीय योगदान के लिए, संविधान बनाने में इनकी महत्वपूर्ण योगदान के लिए संविधान का जनक या जननी या माता या पिता किसने कहा? के.भी. राव ने। और चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नियुक्ति संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, और उन्होंने बोला कि मैंने अगर संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में अगर सबसे बढ़िया काम किया है तो अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। इसको भी याद रखिएगा। ये बात किसने कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आपको एक चीज और बता देते हैं कि संविधान सभा जो था ये 2 काम कर रहा था, ठीक है। संविधान सभा 2 काम कर रहा था। जब संविधान बनता था तो इसका अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब यही संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करती थी, ठीक है, तो जब वो संसद के रूप में काम करती थी तो इसके अध्यक्ष कौन होते थे? जी.बी. मालवंकर, जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। याद रखिएगा। तो संविधान सभा 2 काम कर रही थी, एक संविधान बना भी रही थी और एक संसद का भी काम कर रही थी। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये काफी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट याद कर लीजिएगा। और मुझे आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा। और खूब मन लगाकर पढ़िए। टेक केयर।